बात तो ये भी नहीं कहना चाहते कि 1939 की जब बात कर रहे थे आप, तो 1939 में सुभाष बोस तो मूवमेंट चलाने के लिए कह रहे थे, तो मूवमेंट तो नहीं चलाया, और मूवमेंट तो 42 तक नहीं चलाया, और 42 में एक तरह से जब ये हो गया कि साहब की इज्जत पूरी तरह से नीलाम हो जाएगी, तब जाके एक टोकन टाइप का एक कर लिया। लेकिन 1939 में ये बेवकूफ़ी ज़रूर करी कि अपनी मिनिस्ट्रीज छोड़ दी और मुस्लिम लीग के लिए रास्ता साफ कर दिया। मतलब ये एक तरफ से ये जिसको कहते हैं ना करेला और नीम चढ़ा, तो बेवकूफ़ी, और उस पे भी बेवकूफ़ी वो भी नीम चढ़ी हुई पूरी तरह से। मूवमेंट भी नहीं किया और खुद की जो मिनिस्ट्री चल रही थी वो भी छोड़ के चले गए, जिससे वह मुस्लिम लीग को पूरा मौका मिल गया। ये तो सावरकर जी ने अगर कॉल नहीं दी होती मिलिटराइजेशन की और यूथ को भर्ती नहीं कराया होता, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में यहाँ पे 34% मुस्लिम थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। उस 34% की जगह पे 50% से ऊपर होते। आप जो आधा पंजाब और आधा बंगाल लेने में सफल हो गए, शायद वो भी नहीं हो पाते। ये गांधी नेहरू जी की जो नेट पॉलिसी का नतीजा वो ये रहता है, अगर बीच में आईएनए नहीं आता और सावरकर ने मिलिटराइजेशन नहीं कराया होता हिंदू यूथ का। हाँ सर, यही तो इसी का पूरा है करके। और ये कि उसके बाद अब कमाल की बात ये है कि अगर आप हम पिछले 10, 20, 30 सालों को देखें तो उसमें काफ़ी रिसर्च हुई है, काफ़ी रेवलेशंस हुई हैं। मतलब मेरे लिए उसको लिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1945 के अंदर सिर्फ 3 ही हिंदुस्तानी थे जो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस में डीजीएमओ में थे, इंडियंस। आपको पता है कि उस जमाने में हिंदुस्तानियों को सूबेदार से ऊपर का रैंक वैसे नहीं मिलता था। कोई बड़े रॉयल फैमिली का होगा तो उसको कैप्टन वैप्टन बना देते थे वो लोग। वो उसी में खुश थे बाय द वे। उनको सूबेदारी करने के, अंग्रेजों के नीचे उनके तलवे चाटने में बड़ा मजा आता था इन लोगों को। तो ज़्यादातर लोग को सूबेदार का रैंक मिल गया, उसी से खुश हो गए। जो रॉयल फैमिली के उन्हें कैप्टन का रैंक मिल जाता था, तो आप उस टाइम तो थे नहीं। तो उसमें 3 ही जनरल जो लोग थे अपने, जनरल सिन्हा जो बाद में गवर्नर बने कश्मीर के, ही वाज ए कैप्टन, और अपने मानेकशॉ और याया खान बिकेम द पाकिस्तानी प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट व्हाटएवर इन फ्यूचर। तो ये सिर्फ 3 लोग जो थे वो इसमें शामिल थे जो डीजीएमओ में थे। और सिन्हा साहब जो थे वो इंटरनल सिक्योरिटी को देखते थे। उन्होंने खुद 1986 में, बाद में भी उन्होंने बात को बोला है, पर मुझे उनका एक आर्टिकल उनका लिखा हुआ उन्होंने स्टेट्समैन में छापा था 1976 के आसपास में। उन्होंने बोला 30 साल हो चुके हैं तो मेरे पे कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अब लागू नहीं होगा, तो मैं लिख रहा हूँ कि मैंने वहाँ रिपोर्टें देखी थी, और वो रिपोर्टें थी कि दे वर नॉट मेंट फॉर इंडियन ऑफिसर्स, बट सिंस वी वर द 3 पीपल हु वर पार्ट ऑफ द डीएमओ, आई वाज एबल टू सी दोज रिपोर्ट्स। ये सेट कि हमारी, उन्होंने साफ उसमें मेंशन किया, पूरा ओवरऑल खांचा तैयार किया कि देखिए सर, आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या हुआ था कि हमारी जो कमर तोड़ी गई थी 1857 के बाद, हिंदुस्तानियों की हिम्मत नहीं थी अंग्रेज की आंख में आंख डाल के बात कर ले। लड़ाई करना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप उस जमाने की फोटोग्राफ देखेंगे, आप देखिए ग्रुप फोटोग्राफ में सारे हिंदुस्तानी बैठे, तो उनकी शक्लें भी ऐसे बन के बैठे होते थे वो लोग। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेज की आंख में आंख डाल के बात करें। 1857 के बाद जो उनको लटका के मारा गया था यहाँ पे, तो वो एक फीलिंग आ गई थी कि व्हाइट मैन हमसे बहुत सुपीरियर है। व्हाइट मैन को आप नहीं हरा सकते, आपसे फिजिकली पावरफुल है, आपसे मेंटली पावरफुल है, उसके पास वेपन्स, सब कुछ उसके पास में। तो ये उस रिपोर्ट में जो उन्होंने पढ़ी है, उन्होंने जो जनरल सिन्हा जिसके बारे में लिखते हैं, ये सब चेंज हुआ है कि जब जापान ने पहले हराया आपके रशिया को 1905 में, और उसके बाद जो उन्होंने 1942 में जो उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं अंग्रेजों की और ब्रिटिश इंडियन आर्मी की सिंगापुर में, जैसे वो छोड़ के भागे मैदान, दैट गेव पीपल लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यस, अगर वो छोटे छोटे जापानी इनको मार के भगा सकते हैं अंग्रेज को, तो हम क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद में जो आईएनए के ट्रायल का जो इनको बेसिक जो उनको प्रॉब्लम हुआ, जिसके पे मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं। आई मीन आईबी डायरेक्टर नॉर्मन स्मिथ की रिपोर्ट आ रही, ऑकली नेक जो चीफ ऑफ द उस टाइम में तो कमांडर इन चीफ था, उसकी रिपोर्ट्स हैं, गवर्नर्स की रिपोर्ट है, ऑफिसर्स की रिपोर्ट है, सबकी रिपोर्ट्स यही बात बोल रही हैं कि उनकी वजह से आपकी आर्मी में अंदर में रिवोल्ट होने की नौबत आ गई थी। अंग्रेज जो इस देश को राज कर रहे थे कि, और ये परसेप्शन बड़ा लोगों को क्लियर होना चाहिए बात, अंग्रेज हम पे यहाँ मुश्किल से, आपको पता है 4-5 हज़ार भी अंग्रेज नहीं थे पूरे हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंस से पहले। और वो उसके अलावा वो दुनिया जहां भर के आयरिश वो और वो दूसरे तो यूरोपियन वो, उनको ये भेजते थे छोटी मोटी जगह पे, लेकिन दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, 4-5 बड़े बड़े शहरों में या शिमला में गिनती के 4-5 हज़ार अंग्रेज थे। अंग्रेजों, हमारे देश पे राज अंग्रेजों के बिहाफ पे इंडियंस ने किया है। जो लोग
पुलिस थाने के अंदर या आपके चाहे वो लाहौर का किला हो, आगरा किला हो, या दिल्ली का रेड फोर्ट हो, या अंडमान निकोबार हो, जिन जिन लोगों ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर किया है, उन पर 3rd डिग्री, उसके बहुत सारे किस्से हैं, वो सारे हिंदुस्तानी थे। माशाल्लाह उनकी उम्र भी बहुत लंबी है, बहुत टाइम तक जिंदा रहे हैं उनमें से बहुत लोग, उनको पेंशनें मिली हैं इंडिपेंडेंस के बाद में देश में। वो हमारे देश के हमारे लोगों को ही यूज कर रहे थे हमारे को कंट्रोल करने के लिए। जैसे एक नैरेटिव आता है जलियांवाला बाग का, जलियांवाला बाग के अंदर डायर को सिर्फ ब्लेम मत कीजिए, डायर ने सिर्फ हुक्म दिया था गोली मारो, मारने वाले सारे देसी लोग थे। किसी ने नहीं कहा कि गोली में इसको अगर एक उसको बजा दूं तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी वहीं पर, नहीं, हुक्म हुआ साहब का तो गोली मार दो, चाहे अपना बाप सामने खड़ा हो। पैसे पे इतनी इतनी जबरदस्त उनकी श्रद्धा अंग्रेजों के साथ ही ये फौजियों के जमाने में कि हुक्म साहब का हुआ तो मार दो जो भी सामने खड़ा होगा। और वही शर्म की बात है कि इंडिपेंडेंस के बाद में इनको हम लोगों ने पेंशन दी है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी अंग्रेज से माफी की बात नहीं करता। हम किस मुंह से माफी मांगेंगे उन लोगों से? हमने खुद, वी आर कोलैबोरेटर्स आवरसेल्फ, हम लोगों ने उसमें गोली चलाई है, हमने उन लोगों को पेंशन दी है इंडिपेंडेंस के बाद में। तो इस फौज में आईएनए के चलते इस रिवोल्ट की नौबत आनी शुरू हो गई थी। ये सब इनपुट्स आ रहा है। और वो जो बाद में नेवल म्यूटनी की बात हो रही है, नेवल म्यूटनी का जो लीडर है वो खुद उसने बेचारे ने बोला है, उसने इंटरव्यू दिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को कि हम लोग को क्विट इंडिया मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा था। आजकल के लोग थ्योरियां फ्लोट कर रहे हैं कि साहब वो नेवल म्यूटनी हुई थी कि उनको पेंशन नहीं मिल रही थी, उनको पैसे, भैया पैसे तो पहले भी नहीं मिल रहे थे। 46 में क्या उनको क्यों जरूरत पड़ी उनको राइज करने की? तो 46 में वो आईएनए के ट्रायल की वजह से उन लोगों में वो जोश आया, उन्होंने अपने आप को आजाद हिंदी वर्ड यूज किया अपने लिए उन लोगों ने। और उसके बाद में इनको समझ में आ गया कि हम इस देश की जिस फौज से हम लोग राज कर रहे हैं, उस फौज की वजह, वो फौज हमारे खिलाफ खड़ी हो रही है। एंड दिस इज द मेन रीजन द ब्रिटिश लेफ्ट दिस कंट्री। और बाकी जो कहानियां लोग फ्लोट कर रहे हैं साहब, वो तो उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी, इकोनॉमिकल वीकर हो गए थे। अरे भैया, इकोनॉमिकली अगर मैं वीकर हो गया हूं तो मैं अपनी कॉलोनी से और खून चूसूंगा 4 दिन के बाद में। ये बेकार की थ्योरी है। वो आपकी इसलिए गए हैं कि आपकी उनकी फौज उनके खिलाफ होनी शुरू हो गई थी। और ये बात पूरी वेल डॉक्यूमेंटेड है, कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। मैंने बताया आपको कि एट द लेवल ऑफ द वायसरॉय के लेवल पे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, एट द लेवल ऑफ द कमांडर इन चीफ ऑकनी के रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के दुनिया भर के रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, जिसमें एक एक डिटेल वो हर वीक में वो काउंटिंग कर रहे थे कि कितने लोग फौज में आईएनए को सपोर्ट कर रहे हैं। जय हिंद कैसे मशहूर हुआ, आपको मैं सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आपको सुन के आप यकीन नहीं करेंगे इस कहानी का। कलकत्ता में उन्होंने रिपोर्ट, एक एमआई की रिपोर्ट है, मेरे पास पड़ी हुई है, कोई बोलेगा तो पोस्ट कर दूंगा, कल को दिखा दूंगा लोगों को। उसमें ये मेंशन किया कि गुरु नानक देव का जन्मदिन कलकत्ता में मनाया गया। और उसमें लोग, उन्होंने सुभाष बोस के 1-2 फैमिली के लोगों को बुलाया। और बाद में उन्होंने इस रिपोर्ट में मेंशन किया कि एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई है, हमने कभी देखा नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस जो एक नॉन सिख है, उसकी फोटो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के साथ में रखी है। ये लोगों में जोश था। कभी आपने जिंदगी में देखा है गुरु ग्रंथ साहब के साथ किसी की फोटो नहीं लगती है, इवन गुरुओं की फोटो नहीं लगाई जाती। लोगों में इतना जबरदस्त जोश देश की लड़ाई के लिए था। जय हिंद बोलने पे लोगों को निकाला गया फौज से उस जमाने में, ऐसे नहीं लोगों ने मार लिया। तो ये पूरा उन्होंने एमआई की रिपोर्ट्स में, जो मैंने कहा रिसेंटली निकल के आई है, सारा कैटलॉग आपको दिखाई देगा कि कैसे 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 ये डेवलपमेंट हुआ। एक रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर वो मेंशन कर रहे हैं कि जो अंग्रेज और अमेरिकन ऑफिसर्स की बीवियां बोल रही हैं कि हमारे को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, कि डर का माहौल है कि जो हालत म्यूटनी में हुई थी उससे ज्यादा हालत अब खराब होगी। तो ये पूरा डर का माहौल और पूरी कहानियां वो सारी फ्लोट कर रही हैं कि ऊपर से इन्होंने पोस्टर लगाना शुरू कर दिए इन्होंने, जब आईएनए के ट्रायल हुए, कि अगर एक भी आईएनए वाले को आपने उसको फांसी लगाई तो एक भी अंग्रेज जिंदा भारत से वापस नहीं जाएगा। और बड़ी कमाल की बात है कि वर्ल्ड वॉर के बाद में 3 ट्रायल चले थे वॉर क्राइम्स के। एक आपका न्यूरेमबर्ग वॉर क्राइम्स ट्रायल, दूसरा आपका टोक्यो वॉर क्राइम्स ट्रायल, और तीसरा रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के लोगों को भी वॉर क्रिमिनल का ही दर्जा दिया गया था। लेकिन इस केस में एक भी आदमी को वो, मतलब ट्रायल चलने के बाद वो लोग नहीं लटका पाए, क्योंकि जनता खिलाफ में उनकी खड़ी हो गई थी। और वो सारा वो ऑकली ने एक्सप्लेन किया कि अगर हम इनको, अगर इन लोगों को अगर हम लोग जेल में इनको डालते आईएनए वालों को, तो पूरी आर्मी में रिवोल्ट हो जाता। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, सारी चीज पब्लिक डोमेन में है, वो कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद जो उस जमाने में कमेंटेटर थे, उसमें सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट आते हैं, क्लेमेंट एटली, जिसके बारे में आपको बाद में बात करेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति, जिनको अच्छी नॉलेज थी उस टाइम के जो सिस्टम में क्या हो रहा था, और वो कोई नेताजी के बहुत बड़े सपोर्टर नहीं थे, तो भगवान भला करे डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने मरने से पहले बीबीसी को इंटरव्यू दिया। बीबीसी भी कोई सुभाष चंद्र बोस का कोई फैन कभी नहीं रहा है। वहां उन्होंने ये साफ अंग्रेजी भाषा में लोगों को समझाया है कि अंग्रेज क्यों चले, किसी को यकीन तक नहीं हुआ 47 में कैसे चले जाएंगे। लेकिन जो कारण वही था कि सुभाष बोस की वजह से जिस आर्मी से वो रूल कर रहे थे, वो आर्मी उनके खिलाफ हो गई, इस वजह से वो लोग यहाँ पे गए।
तो ये पूरा का पूरा अगर पूरा आप ये इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट्स या जो इन्फॉर्मेशन पिछले 10-20 साल में निकल के आई है, इसको अगर आप सामने रख दें तो उसमें कोई डाउट डिस्प्यूट नहीं रहता है कि भारत की आज़ादी कैसे मिली, क्या कारण थे। और लेकिन हमारी ट्रेजेडी देश की ये है कि ट्रांसफर ऑफ पावर जब हुआ देश में, तो जो लोग अंग्रेजों को ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे क्रिसमस के और हैप्पी न्यू ईयर के, उन लोग के हाथ में इन्होंने पावर ट्रांसफर करी है। और इन्होंने अपने को जस्टिफाई करने के लिए कि साहब हम लोग पावर में क्यों हैं, हमने क्या काम किए थे, अपने को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने हमारे पे जो नैरेटिव चेपा है इस देश के ऊपर, जिसको आजकल वो गाने से मशहूर हो गए, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। और ये नैरेटिव बहुत अच्छा है क्योंकि इस नैरेटिव के डबल फायदे होते हैं। आपने अगर वो गांधी फिल्म देखी होगी एटनबरो की, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड किया था, बाय द वे हमारी फंडेड मूवी है, प्रोपेगेंडा फिल्म है वो पूरे। उस फिल्म में सुभाष बोस का एक भी सीन नहीं है। उसमें उन्होंने ये आपको ये दर्शाया है कि गांधी जी बहुत महान थे। गांधी जी महान थे, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गांधी जी महान नहीं थे या गांधी जी की कंट्रीब्यूशन पे हम कोई डाउट रेज नहीं कर रहे। सिर्फ मेरा कंटेंशन ये कि फ्रीडम जो आखिर में मिली है उसमें उनका रोल मिनिमल था, उसमें वो अंग्रेजों को ज्यादा फैक्टर उन्होंने नहीं किया उस चीज को। लेकिन ये उस फिल्म से दो मैसेज आपको मिलते हैं कि भारत के लोग बड़े जबरदस्त थे लेकिन अंग्रेज भी बहुत अच्छे थे, प्यार से बोला चले गए। साहब आयरन शर्मिला 22 साल तक बैठी थी धरने के ऊपर इस देश में। आपने आर्म फोर्सेस एक्ट हटा दिया उस स्टेट से, आपने 22 साल के धरने के बाद से। आप करवा लो किसानों के जितने रैलियां यहां पे, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एक्ट पास कर लिया, दुनिया की कोई ताकत उसको चेंज नहीं कर सकती। अंग्रेज जाएंगे आपके धरनों से, आपकी भूख हड़ताल से। वर्ल्ड की सुपर पावर जमाने की, आप दिल्ली से किसी किराएदार को निकाल के दिखा दो अहिंसा से पहले। क्या बात कर रहे हैं, बचकाना कहानियां। ये अंग्रेजों को प्रमोट करने की कॉलोनियन जो लोग थे, वही राय बहादुर साहब बहादुर जो है उसमें से, जैसे एक कोई त्रिवेदी साहब का नाम मैं देखा था, उनका नाम आ रहा है फाइलों के अंदर, वो बैठ के बोल रहे हैं कि ये ट्रेटर्स हैं, रेबल्स हैं, INA के लोग। बाद में जाके उसको पद्म भूषण मिल रहा है, वो गवर्नर बन रहा है स्टेट का, ICS साहब। ये राय बहादुर जिनको गोलियां पड़नी चाहिए थी 47 में, देवर कोलैबोरेटर्स ऑफ द ब्रिटिश राज, आपने उन्हीं को कंटिन्यू किया। दादा राय बहादुर, बेटा होम सेक्रेटरी, और पोता बैठ के हमको लेक्चर दे रहा टीवी में वही नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। और सब लोगों ने वही उनका जो, मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है वेस्टर्न कंट्री से, लेकिन प्रॉब्लम हमारी कंट्री में प्रॉब्लम आ रही है, ये जो पूरी क्लिक है बैठ के, गांधीयन क्लिक, इनके इतने एंट्रेंच इंटरेस्ट है वेस्टर्न कंट्रीज में। इनको मालूम है कि ये पूरी थ्योरी जो है वो वहाँ बड़ी चलती है वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि इसमें व्हाइट मैन का इमेज अच्छा हो जाता है कि कितने अच्छे लोग थे, यहाँ से बोला चले गए, तो वो आइडिया वहाँ प्रमोट होता है। तो इसलिए उसके पीछे छुप करके ये सारी अपनी कहानियां चलाते हैं। और यही दलील दी जाती है कि साहब वो तो अमेरिका में बड़ा मशहूर है गांधी का नाम, वो तो यूरोप में बहुत मशहूर है। और भैया वहाँ मशहूर होगा क्योंकि उनकी इमेज अच्छी होती है उसको सुनने से, कहानी सुनने से। मैं तो रियलिटी पे चलूंगा ना देश के ऊपर, और आप लोगों को तो बच्चे वहां बैठे हुए, गलत नहीं बच्चों को वहां बैठा, लेकिन तो ये पूरा जो नैरेटिव बना के इन्होंने किया, ये नैरेटिव झूठ का पुलिंदा है। और शायद बहुत लोगों को इस बात को ऑलरेडी मालूम है, और इसमें इतने एविडेंस अब निकल के आ गए हैं पिछले 10-20 साल में कि अब इसमें कोई भी अनबायस आदमी देखेगा। इनफैक्ट जिन नेताजी के बायोग्राफर अंग्रेज और अमेरिकन ने किताब लिखी उनके बारे में, इंक्लूडिंग ह्यू टॉय जासूस था, वो सुभाष बोस को चेस कर रहा था ब्रिटिश इंटेलिजेंस का। उसने जो पहली बायोग्राफी सुभाष बोस की लिखी, उसने भी मेंशन किया कि साहब इंडिया को आजादी करने में इसका आदमी का मेन हाथ है। वो सारे एडमिट कर रहे हैं, कोई भी अनबायस आदमी फॉरेनर जो किताब सुभाष बोस पे लिख रहा है। अभी रिसेंटली मैं किसी रशियन से स्कॉलर से बात कर रहा था, एनीबॉडी हु हैज नो एक्स टू ग्रैंड विल एडमिट द फैक्ट इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ द नियर रिवोल्ट इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। अहिंसा का कोई उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें तुम और बात भी कर सकते।